सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट एक दिन पहले मैंने आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का एक ऐसा वीडियो दिया था जिसमें आप लोग के सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट एज वेल एज ऑल द फॉर्मूलेज एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिए थे। और उसमें मैंने आपसे एक और चीज पूछा था कि क्या आप लोग को मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री के लिए भी सेम वीडियो चाहिए। तो आप सभी का जवाब आया कि यस सर हमें चाहिए, एंड डेफिनेटली आप डिमांड करो और हम कुछ पूरा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो फिर से लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसके सारे फॉर्मूले लिस्ट की, जिसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम कंसेप्ट और फॉर्मूलेज ही बताने वाले हैं। तो एक छोटा वीडियो होगा जिसमें साथ के साथ चैप्टर्स जो है आपके, उसको हम एक तरीके से फॉर्मूलेज बता देने वाले हैं। लेकिन अगेन, अगर आपको हर चैप्टर के डिटेल्स को समझना है, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को समझना है, कैसे सॉल्व किया जाता है, हर एक टॉपिक को समझना है, तो प्लीज हमारे इस चैनल के ऊपर हमने सारे चैप्टर्स के प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बना के अपलोड करके रखे हुए हैं। उन वीडियोस को जरूर देखें। और इतना बेहतरीन कंसेप्ट समझाया हुआ है कि कोई भी टॉपिक आपका रहेगा नहीं, चैप्टर नंबर 1 हो, चैप्टर नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 7 तक जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा। और पिछले 5 साल से बच्चे हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप भी ट्रस्ट कीजिए और जरूर से हमारे लेक्चर वीडियोस देखिए, ठीक है। तो चलिए आज का इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फटाफट से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो मैथ्स पार्ट 1 हो चुका था, आज शुरू होगा हमारा मैथ्स पार्ट 2 जो कि है ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला लिस्ट। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो कि आप जानते हो क्या है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी पहला चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत ही मस्त कंसेप्ट है। मतलब इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक है उसमें क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी कि अगर कोई एरिया है, लेट्स से कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेट्स से पी क्यू आर, और उसका जो रेशियो आएगा, यानी कोई एक और ट्रायंगल है, मान लो उसका नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है। 2 ट्रायंगल आप बना सकते हो और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसिडरेशन में लाया जाता है। तो अगर मान लो कि 2 ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, एक है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो इसमें दोनों ट्रायंगल में अगर हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, मान लो ये पहला ट्रायंगल है आपका और ये दूसरा ट्रायंगल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 डिवाइड बाय बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। यानी कि हमारा रेशियो क्या बोलता है, हमारा फंडा ये बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है कि व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल व्हिच इज गिवन देयर, तो उसका एरिया का रेशियो निकालने के लिए हमें जो भी करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट है उसको हम लोग रेशियो में निकाल देंगे, तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो ये आता कैसे है, तो आपको पता ही है कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर, यही फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले ट्रायंगल का हो जाएगा बेस 1 और हाइट 1, ठीक है ना। फिर नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए बेस 2 और हाइट 2 ले लूंगा, h2 ले लूंगा। तो यहाँ पे हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b1h1 अपॉन b2h2 बचेगा। दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर बाई चांस कोई 2 ट्रायंगल दिया है जिसका बेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे बेस बेस भी कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका हाइट सेम है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b1 अपॉन b2 बचेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो जरूर से लेक्चर देखो, जाके लेक्चर नहीं देखा बहुत सारी चीज मिस कर दोगे। इसके ऊपर कई सारे अनगिनत क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा हिसाब देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ रेशियो के ऊपर, ठीक है। तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके, समझ में आ गया है, ठीक है। इक्वल बेसिस प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब बेस सेम रहेगा तो h1 अपॉन h2 आ जाएगा, हाइट सेम रहेगा तो b1 अपॉन b2 आएगा। ये यहाँ पे बोलने की कोशिश की। ओके, आगे बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो, क्या है प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मान लो एक ट्रायंगल आपका है, दैट इज द ABC ट्रायंगल, और कोई एक साइड से या फिर कोई बेस से एक और लाइन है जो कि पैरेलल यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ही दिख रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डायरेक्टली थ्योरम के हिसाब से भी पूछ सकता है या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि है BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम के अनुसार कि कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई बेस दिया है उसके पैरेलल में एक और दिया, जैसे यहाँ पे PQ है तो PQ अगर यहाँ पे AC से पैरेलल अगर दिया हुआ है तो समझ जाना कि उसका जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट्स है वो कैसे डिवाइड हो जाएंगे रेशियो में, दैट इज AP अपॉन PB हो जाएगा, वैसे ही CQ बोल लो या फिर QC बोल लो अपॉन BQ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, उसका एक रेशियो आ जाता है, एंड दिस इज द फंडा। और इसी का अगर आप उल्टा कर दोगे तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आ जाता है, ठीक है ना। कि अगर मान लो कि आपको ये रेशियो दिया हुआ है कि भाई एक ट्रायंगल है जिसमें PS जो है
ये ट्राइंगल दिया हुआ, इसमें PS जो है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR है। तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि ये जो सेगमेंट होगा ST वो इस QR से पैरेलल होगा, और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कन्वर्स ऑफ, यानी उल्टा, कन्वर्स मतलब उल्टा ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मैंने काफी करा रखे हैं, लेक्चर्स जाके देखो, लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही होगा ये चीज। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी एक्सप्लेन किया है प्रॉपर तरीके से, एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट के भी कराए हुए हैं, प्लीज लेक्चर देख लेना जाके, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉपर्टी है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज दिस कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल में से कोई एक एंगल के बीच में से एक लाइन जा रही है जो कि उसको कहीं ना कहीं क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसीलिए इस थ्योरम का नाम होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इसके अनुसार कि कोई भी एक लाइन एंगल को अगर बाइसेक्ट करती है तो हमेशा याद रखना कि उसका जो रेशियो बनता है वो AB, यानी उसका एक साइड जो एंगल का है और दूसरा साइड BC, यानी एंगल के दोनों करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे तो AB का BC के साथ रेशियो बन जाएगा। और जब लाइन ने डिवाइड किया तो इसके वजह से दो सेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, तो AD अपॉन DC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AB बाय BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD बाय DC, ये रेशियो बन जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ऊपर थ्योरम भी आ जाता है, क्वेश्चन भी आता है। थ्योरम का चांस कम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आ सकता है, लेकिन इसका चांस कम है, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कोई एक वैल्यू जो है अननोन दिया रहेगा, जैसे आपको कोई दिया रहेगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये x दिया रहेगा और ये आपका मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको बोलेगा x का वैल्यू निकालो। तो इस थ्योरम का मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करके कोई जो भी अननोन वैल्यू रहेगा उसका आप वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार फंडा होता है। करेक्ट है? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत मस्त है ये। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है 3 लाइन पैरेलल लाइंस का, 3 पैरेलल लाइंस का और उसके ट्रांसवर्सल का। तो होता क्या है कि मान लो कोई 3 पैरेलल लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उसके बीच में से ट्रांसवर्सल गया हुआ। बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, 7th 8th स्टैंडर्ड में पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन है और उसमें ट्रांसवर्सल 2 गए हुए। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि 3 पैरेलल लाइन में 2 ट्रांसवर्सल जा रहे हैं तो उसका भी क्या बन जाता है? रेशो बन जाता है। कैसे बनेगा कि ये 3 पैरेलल लाइन को जो ट्रांसवर्सल काट रहा है, जिसके वजह से 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसी 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? रेशियो बना देना है। तो ये बन जाएगा AB अपॉन BC, देखो AB अपॉन BC, वैसे ही XY अपॉन YZ। तो दिस इज द फंडा। इसमें भी सेम वही होता है कि कोई एक वैल्यू या फिर 2 वैल्यू नहीं दिया रहता है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो। बहुत ईजी होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है यहाँ पे? चैप्टर नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन है बहुत इजी। तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम समझे, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मान लो A है, B है, C है, तो ये होता है आपका हाइपोटेनियस का साइड और ये नॉर्मल साइड्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस जो भी होगा यानी AC जो है, यहाँ पे AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, जब तक मैथ्स पढ़ोगे जिंदगी में तब तक आपको याद रखना है, क्योंकि ये वैसा टॉपिक ही है, ठीक है। अब इसी का एक रिलेटेड टॉपिक है जो कि है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स आपको दिए रहेंगे एग्जाम में और आपको बोलेगा पता लगाओ दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रूल ये होता है कि तीनों में से एक सबसे बड़ा नंबर दिया रहेगा, तो सबसे बड़ा नंबर का सबसे पहले स्क्वायर लिख देना है। कितना आएगा? 60 है तो 60 का स्क्वायर 3600 आ गया। बाकी 2 नंबर का भी स्क्वायर लिख देना है, तो 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर 371। तो रूल ये बोलता है कि जो सबसे बड़ा नंबर का जो स्क्वायर है वो और बाकी 2 नंबर के जो स्क्वायर हैं उनको प्लस करके इक्वल आना चाहिए, यानी सबसे बड़ा नंबर एक साइड और बाकी 2 नंबर के स्क्वायर एक साइड, और इन दोनों को प्लस मतलब अगर इक्वेट करोगे तो यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। जैसे कि ये मान लो 3600 है, ठीक है ना, ये क्या है? सबसे बड़ा नंबर ये है, माफ करना 60 नहीं है, यहाँ पे 61 है, थोड़ा आंखों का धोखा हो जाता है कभी कभी। ये 61 सबसे बड़ा नंबर है, तो 61 का स्क्वायर है 371, मतलब 61 का स्क्वायर आ गया 371, तो हमें मतलब 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर दोनों मिला के 371 आना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर 3600, इन दोनों को प्लस करोगे तो 371 आ रहा है, मतलब 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा 1 मार्क्स की कैटेगरी में या फिर 2 मार्क्स की कैटेगरी में देखा गया है, तो प्लीज इसको जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यस, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नेक्स्ट है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट की अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मान लो एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है ना।
इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री है आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपका QS जो है इस PR वाले से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखना अगर ऐसा होता है तो इसमें आपका जो है तीन ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हो रहा है, एक हो रहा है PQR, तो ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है PQR, ये जो भी रहेगा वो सिमिलर रहेगा या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट रहेगा किससे, ट्राइंगल PSQ से, यानी ये छोटे वाले से भी, उसी प्रकार ये QSR से भी, यानी ये तीनों के तीनों आपस के ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उसी प्रकार यही अगर आप इस ट्राइंगल को, इस डायग्राम को देखोगे तो अगर ऐसा होता है कि एक राइट एंगल के ट्राइंगल भी अंदर भी जो वर्टेक्स से सीधा 90 डिग्री पर प्लॉट हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर प्लॉट हो रहा है, तो ये जो है ये आपका ज्योमेट्रिक मीन बनाता है किससे, PR से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो QS है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय SR होता है, एंड ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में, तो अगर बाई चांस एग्जाम में आया तो आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो जो भी रहेगा परपेंडिकुलर, QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय SR, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, याद रहेगा क्या बच्चा, देखो ध्यान से, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मतलब अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये आपका 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम है। और ये थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि कोई एक ऐसा ट्राइंगल ले लो, मान लो ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हो सकता है कि ये 90 डिग्री है, ये हो सकता है 30 डिग्री है, और ये हो सकता है 60 डिग्री है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 90 है, 30 है, 60। तो होता क्या है, ऐसा रूल बोला गया है कि अगर कोई ऐसा साइड जो 30 डिग्री के अपोजिट है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो 30 के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये है AB। तो AB का जो वैल्यू रहेगा, यानी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो रहेगा, वो क्या रहेगा, वो रहेगा हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ क्या, यहाँ पे देखो वो ln लिखा हुआ है, लेकिन मैं मान लो इसका नाम चेंज करके LMN कर लेता हूँ, चलो आपको ज्यादा आसानी रहेगा, मैंने ABC लिख दिया, यहाँ पे LMN कर दो, चलो ठीक है। M, ये N कर दो, ये L कर दो, ठीक है। देखो अब मान लो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के अपोजिट में साइड का नाम क्या है, MN, ठीक है ना, MN है। तो MN का जो वैल्यू रहेगा वो हाफ रहेगा LN का, यानी हाइपोटेनियस का। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यानी कि 60 के अपोजिट में साइड क्या है, ML, तो LM का या फिर ML का जो वैल्यू रहेगा वो √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस रहेगा। तो आपको कुछ चीजें याद कैसी रखनी है, बस इतना याद रखो कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज नथिंग बट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, जो भी हाइपोटेनियस का वैल्यू रहेगा वो डालो और कैलकुलेट करो, आपका वैल्यू आ जाएगा। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो रहेगा वो रहेगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। एंड साइड अपोजिट टू एक और चीज आ जाता है जो कि 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में बताता है, जो कि अगर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री अगर आता है, मान लो कि कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है, हो सकता है ना, क्योंकि टोटल मिला के 180 होता है। तो जो भी साइड अपोजिट हो 45 रहेगा, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, ये दोनों का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो रहेगा वो 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस रहेगा, यानी 1/√2 को हाइपोटेनस के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम जो है इसके ऊपर भी मैंने पिछले 4-5 साल का अगर देखा है तो एक आध क्वेश्चन जरूर से इसके ऊपर देखने मिल जाता है। अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर डायग्राम इस प्रकार से दिखता है, तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि अपोलोनियस ही होता है। तो कभी भी याद रखना कि अगर एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको एक जो है अल्टीट्यूड दिया है और एक आपको मीडियन दिया हुआ है, तो समझ जाना कि वो अपोलोनियस थ्योरम का एग्जांपल है। और इसमें होता क्या है कि आप लोग का जो वैल्यू आएगा, यानी कि इफ m इज द मिड पॉइंट, यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे m जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है, d आपका जो क्या है एक परपेंडिकुलर है यहां पे, ठीक है। तो होता ये है कि a से लेके b, ठीक है ना, ये AB स्क्वायर प्लस ये वाला AC का स्क्वायर, याद रखना AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन, यानी AM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द वैल्यू फ्रॉम B टू M, यानी कि जो मीडियन का जो डिस्टेंस है B से लेके M उसका स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है अपोलोनियस थ्योरम का, जो डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन पूछता है। थ्योरम तो नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली थ्योरम नहीं पूछता प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मान लो कोई एक वैल्यू दिया है, कोई एक वैल्यू नहीं दिया है, तो उसके ऊपर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें सॉल्व होती है, बहुत ईजी होती है। आप एक बार जरूर से ऐसे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भाई, इतना डिटेल में कि आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज लेक्चर देख लेना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां से शुरू हो रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सर्कल।
सर्कल बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन है भी थोड़ा बहुत, लेकिन ईजी भी है एक तरीके से। तो होता क्या, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। जैसे क्या होता है कि इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट, यानी कि अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल जो है आप बना सकते हो। इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी मान लो एक पॉइंट है तो इसके मतलब इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो है पास हो सकता है, ठीक है ना। देयर इज यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना, थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब सर्कल जो है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से यूनिक तरीके से पास होगा। नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना, मतलब 3 पॉइंट है, 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो कोई भी सर्कल तीनों से पास हो सकता है कि नहीं, एक पॉइंट छूट ही जाएगा। तो ये सारा चीज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें टेंजेंट थ्योरम भी आ जाता है। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि आप कोई भी एक सर्कल बना रहे हो और उसके पर टेंजेंट अगर पास होके जा रहा है, तो अगर कोई रेडियस रहेगा तो वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टेंजेंट थ्योरम में, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। फिर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। मान लो कि एक पॉइंट है, यहां से आपका 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अगर आप सर्कल चैप्टर को डिटेल में देखते हो, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये तो बस थियरी है उसका, मतलब कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप प्रॉपर देखोगे लेक्चर 1 काफी बड़ा चैप्टर होगा, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसा करके आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ना 2 दिन समय निकाल के अगर आप देख लेते हो ना, ये सर्कल चैप्टर आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। इतना डिटेल में हमने सारा लेक्चर्स को अपलोड करके रखा है। फिर वो सर्कल वाला टॉपिक है, मतलब 2 सर्कल है, टचिंग एक्सटर्नली होता है, तो इसमें ये रेडियस और ये रेडियस क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर कोई सर्कल है जो इंटरनली टच हो रहा है, तो इसमें क्या करना होता है, ये रेडियस डिस्टेंस निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी 1 मार्क्स के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने मिल जाता है। और इसके अलावा भी कई सारे और कॉन्सेप्ट है कि भाई मेजर ऑफ ए माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंटर एंगल। आपको पता ही है ना कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एंगल जो होता है आपका, ये आपका मेजर आर्क होता है, ये आपका माइनर आर्क होता है, इसमें होता है सेंट्रल एंगल। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर आपको मेजर आर्क निकालना है, तो मेजर आर्क निकालने के लिए पूरे में से 360 में से क्या करना है आपको, माइनर आर्क का वैल्यू निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, माइनर आर्क का मेजर आर्क का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। और माइनर आर्क जो रहेगा वही आपका सेंट्रल एंगल का वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फिर मेजर ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क, अगर कोई सेमी सर्कुलर आर्क है उसका मेजर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। कंप्लीट सर्कल का 360 डिग्री होता है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। ये सारी चीज है, ठीक है ना। सेंट्रल एंगल क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। मेजर ऑफ एन आर्क, आर्क का मेजर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। माइनर आर्क डायरेक्ट सेंट्रल एंगल से निकल जाएगा, मेजर आर्क निकालना है तो आपको 360 से माइनस करके निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर नजर डालोगे, मतलब लेक्चर्स के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक अभी फिलहाल नहीं है, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इंस्क्राइब एंगल आपको पता ही है क्या होता है, आपको इंस्क्राइब एंगल। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी हमने इतना डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है ना, है कि नहीं। तो वो चीज़ आप समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ें। कोई भी एक सर्कल ले लो, ठीक है ना, इसमें आपका कोई एक इंस्क्राइब एंगल हो रहा है, तो ये जो एंगल होता है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। दैट एंगल इज नथिंग बट हाफ, ठीक है ना। दैट एंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ द जो आर्क रहेगा, ये जो आर्क बनेगा ना, इसका क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इंटरसेप्टेड, ठीक है ना। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हमने पढ़ाया हुआ है इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप देखोगे, जैसे ये वाला है, दैट इज द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स, ठीक है ना। ये कॉर्ड से इंटरनल डिवीजन हो रहे, तो होता क्या है इसमें, क्या है, ये जो AEC जो है, ये वाला एंगल जो होता है, ये क्या होता है, आर्क AC, ये वाला आर्क, और ये जो आर्क DB है, इसका क्या होता है, एडिशन होता है हाफ में। ये देखो, ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद CEB, यानी कि ये एंगल CEB, ये जो एंगल होता है, उसको कैसे निकालोगे, ये वाला आर्क AD और ये वाला आर्क CB, इसका भी हाफ होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये सारी चीज़ें जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर्कल चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, मतलब है इजी लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा ये देखो, इंटरनल डिवीजन ऑफ, इसमें इनसाइड द सर्कल में क्या हो रहा है कि एक फॉर्मूला है हमारा, AE मल्टीप्लाई बाय EB, CE मल्टीप्लाई बाय AD, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा, इसको थियरम ऑफ कॉर्ड्स बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो ये फिगर में, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि कोई भी 2 कॉर्ड एक्सटेंड होकर यहाँ पे अगर मीट हो रहे, तो इसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला बन जाता है EA मल्टीप्लाई बाय EB, ठीक है ना। EA मल्टीप्लाई बाय EB इज नथिंग बट, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको हम लोग टेंजेंट सेकंड थ्योरम बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। एक बार चेकआउट तो करो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आउटसाइड द सर्कल हो रहा है तो, ठीक है ना, आउटसाइड द सर्कल हो रहा है तो वो भी आप देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 5वां, ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब चौथा चैप्टर जो है वो आपका मैंने स्किप इसलिए किया हुआ है, चौथा चैप्टर आपका क्या है, दैट इज नथिंग बट योर कंस्ट्रक्शन वाला। तो कंस्ट्रक्शन को मैं क्या ही बताऊँ, कंसेप्ट अलग है उसका, मतलब उसको
फॉर्मूले में नहीं बता सकते, क्योंकि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला और कंसेप्ट, तो उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन एक ही आता है। अब वो कौन सा आता है, वो 3 एक्सरसाइज है, तीनों में से कोई एक आता है, डेफिनेटली आता है, बहुत ईजी है, एक बार लेक्चर्स जाके देख लेना, सर्च करो चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री 10th मैथ्स 2 बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको वीडियो मिलेंगे। 5वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है, फुल मार्क्स देके जाता है, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलते हैं। इसमें फॉर्मूलेस क्या होते हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक x1 y1 होता है, एक x2 y2 होता है। तो आपको क्या कर देना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन के हिसाब से, जीरो से हिसाब से, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। इंटरनल डिवीजन करना है अगर, हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें मान लो कोई दो चीज़ 2 सेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, कि भाई ये m/n हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपका 2 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक तो आपका x1 y1 होता है, यहाँ पे x2 y2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, y निकालने के लिए my1 प्लस ny1, y2 अपॉन my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, तो ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ये लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर लेक्चर देखो कैसे सॉल्व करके, मैंने बताया एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। फिर स्लोप निकालना है, तो आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और आप इस तरीके से स्लोप भी निकाल सकते हो। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन में हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें माइनस करना है, उसमें प्लस करना था, इंटरनल डिवीजन में ये करना है, एक्सटर्नल डिवीजन में ये करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला था, अगर आपको 2 लाइनें, मतलब एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट निकालना है, तो आपको x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर देना है। सेंट्रॉइड के लिए अगर आपको कोई ट्रायंगल है, उसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो उसके लिए x3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर देना, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। बहुत ईजी, एक बार एग्जाम्पल के साथ लेक्चर देख के देखो, मतलब जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, सारा फॉर्मूला का खेल है और कंसेप्ट का खेल है। फॉर्मूलेस इतने सारे हैं कि आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है ना। इसके अलावा रेसिप्रोकल रिलेशन है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेन और कॉट आपस में अपोजिट होते हैं, सेक और कोसेक आपस में अपोजिट होते हैं। सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, याद रखना। टेन थीटा हाँ ये सॉरी मैंने गलत बोला, सेक थीटा जो है कॉस के साथ अपोजिट होता है, कॉसेक साइन के साथ अपोजिट होता है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, इसको याद रखो। फिर टेन और कॉट आपस में अपोजिट होते हैं, मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज जो हैं जो आपको वैल्यूज़ के हिसाब से बोलते हैं कि यानी आपको साइन थीटा निकालना है, तो जो भी एंगल का साइन थीटा निकालना है उसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड कर लेना। यानी मैंने आपको एक फंडा बताया था साइन कॉस टेन के लिए, ओह आ ओ ए, ओह आ ओ ए, ओह मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आह मतलब ए अपॉन एच यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको लिए तो पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ एक ओवरव्यू है। ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ये एक ओवरव्यू वीडियो था, जिसमें हमने आपको डिटेल में एनालिसिस करके और फॉर्मूलेस आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है उसका सारा फॉर्मूला एक तरीके से रिकॉल हो जाए। लेकिन अगर आपको समझना है कि इसका यूज़ कहाँ होने वाला है, तो उसके लिए तो आपको चैप्टर के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री जरूर देख लेना। फिर कॉट थीटा का एक फॉर्मूला ए अपॉन ओ, ठीक है, वैसे इसका यूज़ होता नहीं है, लेकिन ये 3 अगर आपको याद है तो बाकी चीज़ उल्टा करके आ जाता है अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये टेबल, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि साइन का 0 का डिग्री क्या है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो आपको अगर पहला वाला वैल्यू साइन का पहला वाला मतलब अगर सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद है ना अलग अलग एंगल्स पे, तो बाकी चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो आपको याद रखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, क्या ये कैसे याद रखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अगर ये याद हो गया तो आपको समझ में आएगा कि 0 मतलब साइन 0 0 है। तो उसके बाद क्या है, मैंने क्या बोला 0 1/2, तो साइन 30 डिग्री पे, दूसरा एंगल क्या है 30 डिग्री है ना, 30 पे 1/2 है। उसके बाद क्या है 1/√2 यानी साइन 45 पे 1/√2 है। उसके बाद क्या याद किया है √3/2 यानी साइन 60 पे √3/2 है, और लास्ट में है 1 यानी साइन 90 पे 1 है। तो आपको याद रखना है। तो अगर आपको साइन याद है तो कॉस भी याद हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है, जो चीज़ यहाँ से चल रही है वही चीज़ यहाँ से चल रही है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो ये कैसा है, ऐसा गया ना कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1, वैसे ही 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो कॉस का भी याद हो गया। और अगर आपको साइन और कॉस पता है तो टेन तो आ जाएगा ना, टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। तो अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो जो भी निकालना है, मतलब मान लो साइन 30 का टेन 30 का वैल्यू निकालना है, देखो एग्जांपल के तौर पे समझो इसको, टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस 30 के वैल्यू को। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, डिवाइड बाय करना पड़ेगा कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है, 2 2 कैंसिल, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। देखो आ गया 1/√3, समझा। तो यही चीज़ है, ऐसी तरीके से आप सारा टेबल को याद रख सकते हो, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है।
समझ में आ गया बच्चा? क्लियर, आगे बढ़ जाओ। और क्या है इस पर्टिकुलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बता रहा हूँ, खासकर ये वाले फॉर्मूले, ये सबसे ज्यादा पूरे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, शो दैट वाले क्वेश्चन में ये यूज होता है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे तो 1 आता है। वैसे ही 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वैसे ये भी फॉर्मूले है लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन एक बार देख लो कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। तो एक बार पूरे चैप्टर का वीडियो एक बार देखो, वैसे वन शॉट के वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो समझने के लिए। लेकिन प्रॉपर जो बंदा अच्छी तरीके से डिटेल में घुस के कंसेप्ट समझना चाहता है और एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ना चाहता है, उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लीज लेक्चर्स देखो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करते लगातार लाइन वाइज प्रॉपर लेक्चर देखोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, भाई कोई रोक नहीं सकता आपको टॉप करने में मैथ्स से, ठीक है ना? मैथ्स में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अब आ जाता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा फॉर्मूले इसका खेल है और कुछ नहीं। मान लो क्यूबॉइड वाला शेप का एग्जांपल है, इसमें आपको पूछेगा कि एरिया निकालो, तो कैसा एरिया पूछ सकता है? लेटरल सरफेस एरिया पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, जिसमें h मतलब हाइट होता है, l मतलब लेंथ होता है, b मतलब ब्रेथ होता है, वो आपको दिया रहेगा क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया का 2 × LB + BH + LH कर लेना। वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH ये कर लेना। क्यूब का पूछेगा तो ये 3 फॉर्मूले हैं, लेटरल सरफेस, और जो मैंने स्टार मार्क करके रखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, क्योंकि ये लेटरल वाला, इसमें भी लेटरल वाला नहीं पूछता, बाकी जो स्टार मार्क्स वाले हैं सबसे ज्यादा उसी के ऊपर पूछता है, तो ये जरूर कर लेना। टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया 4l² होता है, लेकिन ज्यादातर पूछता क्या है? टोटल सरफेस एरिया निकालो क्यूब का 6 × l²। l क्या होता है? लेंथ, तो इसमें सारों 6 के साइड के जो l है वो सेम रहेंगे। वॉल्यूम l³ होता है आपका, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया 2πRh, ठीक है ना? सिलेंडर वाला आया तो 2 × पाई × रेडियस, और पाई का वैल्यू आप जानते ही हो, पाई का वैल्यू या तो 3.14 दिया रहेगा या तो पाई का वैल्यू 22/7 दिया रहेगा, तो जो दिया रहेगा वो ले लो, नहीं दिया है तो अपने मन से कोई भी दोनों में से कोई ले सकते हो। वॉल्यूम πr² होता है। उसी प्रकार कोण अगर आप दिया है तो कोण में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कोण का। इसमें क्या होता है? स्लैंट हाइट है, यानी ये टेढ़ा हाइट है, तो L बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है √में h² + l², यानी रियल में जो हाइट रहेगा वो, और रेडियस का स्क्वायर √में डाल दो, स्लैंट हाइट निकल जाएगा। फिर एक होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का πRL फॉर्मूला है। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πr × r + l, और एक होता है वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा पूछता है 1/3 πr²h, तो ये आप लगा सकते हो कोण में। और कोण के ऊपर एक और चीज पूछता है जो कि है फ्रस्टम, जो कि हम देखेंगे आगे ये वाला, लेकिन उसके पहले देख लो स्फीयर, पूरा फुटबॉल जैसा शेप रहेगा, उसका सरफेस एरिया पूछेगा तो 4πr², r मतलब रेडियस का स्क्वायर करके आपका वैल्यू आ जाएगा, वॉल्यूम 4/3 πr³। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन स्फीयर के ऊपर काफी ज्यादा, तो एक बार देख लेना। हेमिस्फीयर आधा, जो भी रहेगा उसका आधा कर दो, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। उसके ऊपर इतना डिटेल चैप्टर पढ़ाया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, हर एग्जाम्पल लिया है और हर प्रॉब्लम सेट के एग्जाम्पल कराए हुए। वैसे तो सारे के सारे मैथ्स 1 मैथ्स 2 में दोनों के ही बात कर रहा हूँ, तो आप जरूर से, कोई भी दिक्कत है प्लेलिस्ट में जाओ, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ढूंढो वीडियो और देखो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करना जो भी पढ़ना है। जैसे मान लो 10th का मैथ्स 2 का मेंसुरेशन पढ़ना है ना, तो सर्च करो 10th मैथ्स 2 मेंसुरेशन बाय JR ट्यूटोरियल, बस इतना सर्च करो, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, प्लीज देख लेना। अब जैसे मैं बात करता हूँ फ्रस्टम, फ्रस्टम क्या होता है? जैसे आपने बाल्टी देखा है, बाल्टी, तो बाल्टी का शेप ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से टेपर होता है, ये उल्टा बाल्टी रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं फ्रस्टम। ये शेप को फ्रस्टम कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा वाला रेडियस R1, छोटा वाला रेडियस R2, ये स्लैंट हाइट L, ये टोटल हाइट H। इसमें कोण वाला कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन ये 3 फॉर्मूला याद रखना। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है L = √h² + r1 - r2 दी होल स्क्वायर। उसी प्रकार कर्व सरफेस एरिया है πl r1 + r2, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम πl r1 + r2 + πr1² + ir2²। अब ये जो जितने भी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फॉर्मूलेज बहुत कठिन है याद करने के लिए, इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, एक क्वेश्चन डाल देता है ताकि बच्चा फुल मार्क्स ना निकाल पाए। लेकिन हम भी शाणे हैं, हमें ये फॉर्मूलेज को इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर फ्रस्टम का एग्जांपल आया तो हम ये फॉर्मूलेज भूलेंगे नहीं। ये दिखने में हार्ड दिखते हैं, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी है, याद रखना आसान होता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है हमारा ये एक टेबल जो कि सेंट्रल एंगल के लिए होता है। ये बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन पूछ सकता है कि भाई आर्क ऑफ द सेक्टर पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे θ/360, तो 360 एंगल है तो 360/360 = 1 हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 1πr²। तो उसी प्रकार से जितना एंगल रहेगा तो थीटा की जगह पे पुट कर देना, फॉर्मूला क्या है θ/360, ठीक है, तो पुट कर देना, वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी टॉपिक है सरकमफेरेंस निकालने के लिए, सेम वही चीज़ कि मेजर ऑफ आर्क जो भी दिया रहेगा तो θ/360 डाल दो और कैलकुलेट करो, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा, ठीक है। बस यही था। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी होता है एंड,
क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी हमने सारे फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट आपको रिवाइज करा दिए और कंसेप्ट को भी हाईलाइट कर दिया। अब बस आपको ये मेहनत करना है कि जो भी मैथ्स 1 हमने कल दिया, आज मैथ्स 2 का दिया, अब इसको आप धीरे धीरे करके, घाई कोई नहीं है, अभी भी 2-3 महीना बचे हैं एग्जाम्स के लिए, घाई बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अभी से ही जो बच्चा प्रैक्टिस करने लगेगा, मैं बोलता हूं कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ, मैं टोटल मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो 100 आउट ऑफ 95 to 96 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 40 में से 38-39 मार्क्स आप निकालते हो अगर अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में, और आपके स्कूल में 20 में से अगर 18 या 19 मार्क्स भी मिलते हैं तो भी आप कुल मिला के 95 to 96 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने 100 में से। और जो बच्चा स्कूल में भी ब्रिलियंट है और जो 40 में से 39 या फिर 40 निकालता है, वो 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करता है मैथ्स में, और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। तो आप भी कर सकते हो, बस अपने आप पे ट्रस्ट करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, देखो और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो। इस प्रकार करो कि यार पूरा नोटबुक आपका भर जाए और आपको देख के भी प्राउड लगे कि यार कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं। तो वो चीज़ जरूर करना है मैथ्स के लिए भी और उसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।